Hello everyone, this is Muskan and I welcome you all to my YouTube channel. हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स फ्रॉम NCERT पढ़ रहे हैं और हमने सेकंड चैप्टर बेसिक हमने देख लिया, एक टॉपिक कवर कर दिया जिसमें हमने 3 सेक्टर्स पढ़े हैं इकॉनमी के, जो कि पहला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर जिसको हम एग्रीकल्चर या रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। फिर हमने टर्शरी सेक्टर पढ़ा जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो हमने 3 सेक्टर कवर कर लिए थे विद एग्जाम्पल। तो अब हम बात करते हैं कि इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर कैसे किया जाए। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब तीनों सेक्टर्स मिलके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं और तीनों ही सेक्टर हैं हमारी इकॉनमी के, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन हो रही है। ऑल्सो द 3 सेक्टर्स हैव लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन दैम टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत सारे लोग भी लगे हुए हैं प्रोडक्शन के लिए। द नेक्स्ट स्टेप इज़ देयरफॉर इज़ टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। अगला स्टेप है कि कितनी क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। फिर आता है हाउ मैनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर। अब कितने लोग काम कर रहे हैं हर एक सेक्टर में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी में, कितने कितने लोग काम कर रहे हैं ये भी हमें देखना है। इन एन इकॉनमी देयर कुड बी 1 or more सेक्टर्स विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। इकॉनमी में, किसी भी इकॉनमी को जब हम पिक करते हैं तो कोई ना कोई ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो कि डोमिनेट करते हैं। किन टर्म्स में डोमिनेट करते हैं? प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है और एम्प्लॉयमेंट कितनी है, इन दोनों टर्म्स में जो डोमिनेट करते हैं। कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं इकॉनमी में जो डोमिनेट करते हैं और दूसरे सेक्टर्स क्या होते हैं, रिलेटिवली स्मॉल इन साइज होते हैं। ठीक है, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्वेश्चन आता है कि इतनी सारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, तो लेकिन हर एक गुड और सर्विसेज को, गुड्स और सर्विसेज को कैसे काउंट करें? एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी टाइम कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, या तो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या सर्विसेज, साइमल्टेनियसली प्रोडक्शन होती ही रहती है। तो हम इनको काउंट कैसे करें? फिर क्वेश्चन आता है कि टोटल प्रोडक्शन जो कि हर एक सेक्टर में हो रही है, कि प्राइमरी सेक्टर कितनी प्रोडक्शन कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर कितनी प्रोडक्शन कर रहा है, टर्शरी सेक्टर कितनी प्रोडक्शन कर रहा है। अब इनकी टोटल प्रोडक्शन ये भी तो हमें पता होना चाहिए। With so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task. Every minute जब प्रोडक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज को, तो इनको काउंट करना इतना आसान नहीं है। Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furniture. It won't make sense. अब या तो कितने कंप्यूटर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने नेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने फर्नीचर प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितनी कार्स प्रोड्यूस हो रही हैं, हर एक चीज़ को कैलकुलेट करना, कंसीडर करना बहुत बड़ा टास्क बन जाएगा, बहुत एनॉर्मस टास्क बन जाएगा। तो ये कोई सेंस नहीं रखता कि हर एक चीज़ को काउंट किया जाए। यू आर राइट इन थिंकिंग सो। ऑब्वियसली चीज़ें ज़्यादा हैं तो काउंटिंग करना बहुत मुश्किल है। टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, इकोनॉमी सजेस्ट दैट द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रैदर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स। अब कितनी कार्स प्रोड्यूस हुई हैं, कितने नेल्स प्रोड्यूस हुए हैं, कितने कंप्यूटर प्रोड्यूस हुए हैं, कितने फर्नीचर प्रोड्यूस हुए हैं, इनको इंडिविजुअली नंबर में कैलकुलेट करना, इससे बेहतर है कि हम इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करें। वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें? कुछ इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट करा कि गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10,000 kg ऑफ जो राइस है या जो वीट है, यहाँ पे एग्जाम्पल के हिसाब से चलते हैं, 10,000 kg ऑफ वीट जो है 20 पर kg के हिसाब से बिकता है। ठीक है, तो यानी 20 रुपीज़ का जो है 1 किलो वीट बिकता है। तो 10,000 कितने में बिका? 2 लाख में, 2 लाख रुपीज़ में।
ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई, वीट की वैल्यू हो गई। सिमिलरली यहाँ पे बताया है कि द वैल्यू ऑफ 5000 कोकोनट एट 15 पर कोकोनट एट ₹15 पर कोकोनट विल बी 75,000 रुपीज़। अब 50,000 कोकोनट हैं, एक कोकोनट की वैल्यू कितनी है, 15 रुपये, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 75,000। तो अगर 5,000 कोकोनट बिके हैं तो हमारी वैल्यू कितनी हुई, 75,000। तो हम 75,000 को लेंगे। अब हर एक कोकोनट को कैलकुलेट करने लगे फिर तो हो गया, फिर तो दिन ही निकल गया, पता नहीं कितने दिन निकल जाएंगे। तो हमने वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू की बात कर ली, कितने बिके हैं, एक टाइम पीरियड डिसाइड करके कितने उस टाइम पीरियड में बिके हैं चीज़ें जो भी सेल हुई हैं, तो उनकी वैल्यू निकाल ली हमने उसके प्राइस के हिसाब से। Similarly, the value of goods and services in the 3 sectors are calculated and then added up. अब तीनों सेक्टर्स में जो जो प्रोड्यूस हो रहा है हमने उनकी वैल्यू निकाली और तीनों सेक्टर्स की वैल्यूज़ को प्लस कर दिया। ठीक है, रिमेंबर देयर इज़ वन प्रिकॉशन। अब एक प्रिकॉशन है जो कि ध्यान रखने वाली बात है, नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड। हर एक गुड या सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हो रही हैं सबको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इट मेक सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही काउंट करना हमारे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरमीडिएट जो स्टेज है, इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बेकरी है जो कि बिस्किट बना रही है, वो बिस्किट बनाने के लिए आटा उसको लगेगा, ठीक है, फिर उसको लगेगा फॉर एग्ज़ाम्पल बटर, शुगर, ये उसके एसेंशियल गुड्स हो गए जो बेसिक गुड्स रिक्वायर होते हैं कुकीज़ बनाने के लिए, बिस्किट्स बनाने के लिए। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें लगेंगी। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात कर रहे हैं कि हाँ, फॉर इंस्टेंस कि एक प्रोडक्शन हुई वीट की प्रोडक्शन हुई, हम इसको भी कैलकुलेट करते हैं कि कितने पे ये वीट बिकी। फिर एक मिल ने वीट खरीदी, उसने आटा बनाया, अब हम इसको भी ऐड कर लें। फिर आटा जब बना तो एक बेकरी वाले ने बिस्किट्स के लिए उसको ख़रीदा, आटे को, क्योंकि उसको बिस्किट बनाने थे, तो आटा यहाँ पे भी लगा। तो कुड यू इमेजिन कि अगर हम हर स्टेज पे कैलकुलेट करेंगे तो कितनी ज़्यादा वैल्यू बन के आएगी। देख रहे हो, एक बार वीट, फिर आटा, मतलब 3 स्टेजेस पे एक ही चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कहा है कि हम सिर्फ फाइनल गुड्स को ही वो करेंगे, काउंट करेंगे। जैसे बेकरी वाले ने बिस्किट्स बनाने के लिए आटा लिया, आटा यूज़ करा, तो हम इसको ही करेंगे, बिस्किट्स को ही जो है फाइनल गुड के तौर पे देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड होती रहती है। सपोज़ उसने ग्रेन जो है 10 रुपये में बेच दी, फ्लोर मिल को 10 रुपये में बेच दी, ठीक है। उसने आटा बना के आगे कितने में बेच दिया, 20 में बेच दिया सपोज़, ठीक है। ये जो डिफरेंस है 10 रुपीज़ का, ये इसने ऐड करके 20 में बेचा है, ठीक है। ये 10 रुपीज़ ऑलरेडी इसमें एडेड है। वैसे ही प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, टेक फॉर इंस्टेंस अ फार्मर हु सेल्स wheat to flour mill of ₹4.20 per kg. The mill grind the wheat and sell the flour to a biscuit company ₹4.25 per kg. The biscuit company uses the flour and things such as sugar and oil to make 4 packets of biscuits. It sells biscuit in the market to the consumer for ₹80. So biscuits are the final goods that reach the consumer. अब फाइनल गुड्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उन बिस्किट्स का करेंगे कि जो कस्टमर को बेचे गए बिस्किट्स जो कि
कस्टमर को बेचे गए, इनका प्राइस हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही क्यों काउंट की जाती है, इंटरमीडिएट क्यों नहीं की जाती। इन कंट्रास्ट टू फाइनल goods such as wheat and the wheat flour in this example are intermediate goods. Intermediate goods are used up in producing final goods and services. The value of final goods already includes the value of all the intermediate goods that are used in making the final goods. Hence, the value of ₹80 of the biscuits are already included in the value of flour. जैसे हमने कहा था कि बिस्किट्स जब बनेंगे तो वो जो पुरानी कॉस्ट है ना, वो ऑलरेडी ऐड होके ही वो आगे कस्टमर को बेचेगा। ऐसा नहीं है कि वो उसने सपोज़ फ्लावर जो है वो 10 रुपये में ख़रीद लिया, ठीक है, 10 रुपये में उसने ख़रीदा और वो जो बिस्किट्स है वो भी 10 रुपये में बेच देगा, नहीं। थोड़ी वैल्यू एडिशन करके जितने भी रॉ मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं उसने, तो वो सारे ऐड ऑन करके फिर वो आगे थोड़ा मार्जिन रख के फिर वो आगे बेचता है। तो इन दैट व्हाट डज़ इट मीन, इसका मतलब ये है कि जो इंटरमीडिएट स्टेजेस पे जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे तो उनकी जो वैल्यू है वो ऑलरेडी ऐड होकर ही प्रोडक्ट जो है आगे बढ़ता है, आगे स्टेजेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, फाइनली कस्टमर तक जाता है। Similarly, the value of all other intermediate goods would have been included. जितने भी दूसरे कैटेगरी जो भी गुड्स हमने इसके अलावा यूज़ करे हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लावर एंड व्हीट सेपरेटली इज़ देयरफॉर नॉट करेक्ट बिकॉज देन वी वुड बी काउंटिंग द वैल्यू ऑफ द सेम थिंग्स अ नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे मैंने कहा वो ग्रेन बनाया, उसने व्हीट मिल को बेचा, ठीक है, 2 जगह पे यहाँ पे कैलकुलेट होगी सेम क्वांटिटी। फिर उसने बिस्किट्स बनाने वाली कंपनी ने ख़रीद लिया वो फ्लावर जो है, फिर वहाँ पे भी वही सेम वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ही चीज़ को हम 3 बार ही कैलकुलेट करेंगे, काउंट करेंगे, फर्स्ट एज व्हीट, फिर फ्लावर, फिर फाइनली बिस्किट्स। 3 बार ये एक वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। The value of final goods and services produced in each sector during particular year provides the total production of the sectors for the year. जो वैल्यू है फाइनल गुड्स की और सर्विसेज की, जो फाइनल वैल्यू है जो भी हर एक सेक्टर में प्रोड्यूस हो रही है एक साल में, उनका टोटल जो है वो होता है, हम यूज़ करते हैं टोटल प्रोडक्शन के तौर पे, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन होती है सेक्टर्स ऑफ द ईयर, फॉर द ईयर, एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हमने जब टोटल कर लिया तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोवाइड करेगा हमें जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। It is the value of all final goods and services produced within the country during a particular year. GDP shows how big the economy is. अब यहाँ पे GDP का कंसेप्ट है। GDP क्या हुआ, जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है फाइनल गुड्स की, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है उनका टोटल होता है GDP। और GDP हमें बताता है कि हमारी इकॉनमी, जो हमारी कंट्री है, वो कितनी बिग है, ठीक है। और ये कब कैलकुलेट होता है, एवरी ईयर, एवरी मतलब हर एक साल ये कैलकुलेट होता है। इन इंडिया द मेमथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज़ अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जीडीपी को मेजर करने के लिए जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो है वो इस टास्क को कंप्लीट करती है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये जो मिनिस्ट्री है ये हर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, यूटीज़ को इंक्लूड करके कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर प्राइसेस एंड देन एस्टिमेट्स द जीडीपी। जीडीपी को मेजर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक मिनिस्ट्री है जो कि इस टास्क को पूरा करती है। ये किसकी हेल्प लेती है, स्टेट्स की हेल्प लेती है और यूटीज़ की हेल्प लेती है, ताकि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके रिलेटेड टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
कितनी वॉल्यूम है गुड्स एंड सर्विसेज की और कितने प्राइसेस हैं उनके, और फिर वो जीडीपी को एस्टिमेट करती है। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट बिगेन टू ब्रिंग आउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 सेक्टर्स टुवर्ड्स ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीवीए के थ्रू अभी रिसेंटली जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कंट्रीब्यूशन, जो तीनों सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है वो ग्रॉस वैल्यू एडिशन added in the place of the contribution of 3 sectors towards gross domestic product to be at par with global practices. The GVA measures the contribution of 3 sectors of an economy after adjusting for taxes and subsidies. GVA जो है यहाँ पे जो है ये टैक्सेस और सब्सिडीज़ को एडजस्ट करके कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस जीवीए कंसेप्ट के बारे में, ये आप डिफरेंस बिटवीन जीडीपी और जीवीए में हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। हेयर वी विल ओनली अंडरस्टैंड हाउ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन दीज 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स हैव चेंज्ड। हम यहाँ पे जीवीए का कंसेप्ट क्या हुआ, जीवीए का जो कंसेप्ट है, ये जो मेजर किया जाता है जीवीए, ये टैक्सेस और सब्सिडीज़ को एडजस्ट करके कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है। इस जीवीए के बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम जीडीपी और जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हम बाद में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस क्लास में, हम इस चैप्टर में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि तीनों सेक्टर्स किस तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, क्या उनका डाटा है, क्या कहता है। हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर। अब हिस्टोरिकल चेंज क्या है? जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ मैनी नाउ डेवलप्ड कंट्रीज that at initial stages of development primary sector was the most important sectors of the economic activity. आप जर्मनी ले लो, फ्रांस ले लो, जो कोई भी डेवलप्ड कंट्री है उनको उठा लो, ये कहा गया है कि उन कंट्रीज़ में इनिशियली जो था प्राइमरी सेक्टर डोमिनेटिंग सेक्टर था, सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स था। एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज्ड and agriculture sector began to prosper, it produced much more food than before. जिस तरीके से न्यू टेक्नोलॉजीज आई, टेक्निक्स आई, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है और ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो गया, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा फूड को जो है वो प्रोड्यूस कर पा रहे थे। मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़। अब वो प्रोडक्शन ऑलरेडी कर रहे थे, अब जो दूसरे लोग थे प्रोडक्शन में, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे थे, इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर में, तो वो दूसरी सेक्टर्स में जाना शुरू कर देते हैं। देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स। फिर क्राफ्ट पर्सन या ट्रेडर्स जो ट्रेड करते हैं लोग, उनकी तादाद बढ़ने लग गई। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज मैनी टाइम्स। खरीदना और बेचना, ये दोनों जो एक्टिविटीज़ हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होती रहीं। बिसाइड्स देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी एटसेट्रा। फिर लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करने लग गए, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने लगे, आर्मी में चले गए, गवर्नमेंट सर्विसेज में जाने लगे। हाउएवर एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड वर नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड मोस्ट पीपल वर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। अब लोग जो है वो शिफ्ट कर रहे थे फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी या फिर सेकेंडरी सेक्टर्स में, लेकिन जो प्राइमरी सेक्टर की प्रोडक्शन थी वो इम्पैक्ट नहीं हो रहा था उनको। तो ये देखा गया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे लोग दूसरे सेक्टर्स में एम्प्लॉय होना शुरू हो गए थे। ओवर अ लॉन्ग टाइम, मोर देन 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. नए तरीके मैन्युफैक्चरिंग के इंट्रोड्यूस होने लगे, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज आई, ठीक है, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश होना शुरू कर गई और उनको एक्सपेंशन पर ले गई, उनको एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, प्राइमरी एक्टिविटीज़ को बेसिकली। दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड ऑन फार्म्स नाउ बिगेन टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर्स। जो पहले खेती बाड़ी का काम करते थे, एग्रीकल्चरल लैंड पे काम करते थे, अब वो फैक्ट्रीज़ में काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। दे वर फोर्स्ड टू डू सो। As you read in history chapters, people began to use many more goods that were produced in factories at cheap rates.
सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली जो है सेकेंडरी सेक्टर डोमिनेशन की कगार पे पहुंचने लग गया, डोमिनेशन की तरफ बढ़ने लग गया। Hence, over a time, a shift had taken place. This means that the importance of the sectors has changed. मतलब over a period of time जैसे लोग shift करना शुरू कर गए, इसका मतलब कि जो sectors की importance है वो भी change होना शुरू हो गई। In past 100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary sector. फिर हमने पहले प्राइमरी टू सेकेंडरी देखा, फिर हमने देखा कि सेकेंडरी टू टर्शरी सेक्टर भी लोग शिफ्ट होना शुरू कर गए। In developed countries basically, the service sector has become the most important in terms of total production. फिर total production के terms में aspect में tertiary sector ने बाजी मार ली। Most of the working people are also employed in the service sector. जो काम कर रहे हैं लोग वो भी ज़्यादातर जो employed हैं वो service sector के अंदर employed हैं। This is a general pattern observed in developed countries. अब यहाँ पे developed countries का सीन बताया है कि पहले एग्रीकल्चर सेक्टर था प्रायोरिटी में, डोमिनेशन में। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी थोड़े बहुत एडवांसमेंट या नई टेक्निक्स आने लग गई, इंट्रोड्यूस होने लग गई, तो उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गई तो लोगों ने सोचा कि हम दूसरा काम पकड़ते हैं। नई फैक्ट्रीज आना शुरू हुई ताकि उनको और इवॉल्व किया जाए, एक्सपैंड किया जाए। उनको एक्सपैंड किया, अब वहाँ पे लोगों की ज़रूरत थी काम करने की, तो लोगों ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर। वो फैक्ट्रीज़ में जाके काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर जैसे सेकेंडरी सेक्टर एक टाइम तक डोमिनेशन में आ ही रहा था, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ये देखा कि सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर की डोमिनेशन बढ़ती जा रही है। लोग जो एम्प्लॉयड हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं टर्शरी सेक्टर की तरफ। टर्शरी सेक्टर की तरफ जब आए लोग तो ये हमने ऑब्जर्व करा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये पैटर्न देखा जाए, फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी किस तरीके से लोग शिफ्ट हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फिर सेकेंडरी से टर्शरी की तरफ कितने लोग शिफ्ट हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक पैटर्न हमने देखा है डेवलप्ड कंट्रीज़ का। व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द 3 सेक्टर्स इन इंडिया। अब टोटल प्रोडक्शन कितनी है, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितनी है तीनों सेक्टर्स की इंडिया में, हम ये क्वेश्चन आता है। ओवर द ईयर्स हैव देयर बीन चेंजेस सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, वी शैल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन। जिस तरीके से हमने अभी बात करी डेवलप्ड कंट्रीज़ की कि उनका सिनेरियो था प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी, क्या हम इंडिया में भी हम यही चेंज देख रहे हैं? क्या ये पैटर्न सिमिलर है? चलो देखते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स इन इंडिया, हम ये पूरे डिटेल में पढ़े इससे पहले हम ये टेबल देख लेते हैं, जो कि है टेबल जो ग्राफ 1 है। इसमें जो ब्लू है वो प्राइमरी सेक्टर बता रहा है, रेड है जो सेकेंडरी सेक्टर है, ग्रीन टर्शरी सेक्टर को बता रहा है। ये डाटा है 1977, 78 और 2017 एंड 18 का डाटा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे 1977-78 इस साल में हम देख रहे हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो डोमिनेशन में था, प्राइमरी सेक्टर वो डोमिनेशन में था, प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो रही थी। फिर सेकंड नंबर पे हम देखते हैं कि टर्शरी सेक्टर की प्रोडक्शन, वहाँ पे जो सर्विसेज की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रही थी। लेकिन जब हम 2017 या 18 में आते हैं तब हम देख रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर की डोमिनेशन कम हो गई है, प्रोडक्शन यहाँ पे जो है प्राइमरी सेक्टर की वो कम हो गई है, टर्शरी सेक्टर की प्रोडक्शन कितनी बढ़ गई है। यू कैन सी द चेंज कि पहले प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट कर रहा था प्रोडक्शन के केस में, फिर टर्शरी सेक्टर डोमिनेट करने लग गया। अब हम बढ़ते हैं। ग्राफ 1 शोज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर्स। ग्राफ 1 जो है गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है वो दिखा रहा है। ये 2 सालों के डाटा के बारे में बात कर रहा है, जो कि डाटा यूज़ किया गया है 2 ईयर्स, ताकि हमें डाटा कंपेयर कर सके ऑथेंटिकली। यू कैन सी हाउ टोटल प्रोडक्शन हैज़ ग्रोन ओवर द 40 ईयर्स। 40 साल का लगभग डाटा है प्रोडक्शन, आप देख सकते हो कि किस तरीके से सिनेरियो जो है पैटर्न चेंज हुआ है। अब राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। अब यहाँ पे हमने देखा कि टर्शरी सेक्टर की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 40 ईयर्स के तकरीबन टाइम स्पैन में। तो अब हम देखेंगे कि
क्या वो कारण रहा है, वो राइजिंग क्या रहा है, उसके रीजंस क्या हैं। तो टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, देयर कुड बी सेवरल रीजन, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तकरीबन 4-5 रीजंस हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहला रीज़न है, इफ़ इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड। जब भी कोई कंट्री कि हम जब सर्विसेज की बात करते हैं तो उनमें कौन सी सर्विसेज आ जाती है? सबसे पहले हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज यानी हॉस्पिटल सर्विस आती है, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, फिर टेलीग्राफ सर्विसेज आती है, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, ये सब हो गए, फिर डिफेंस, बैंक्स, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब की बातें होती हैं सर्विसेज सेक्टर की। ये सब जो सेक्टर्स हैं, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ये टर्शरी सेक्टर का पार्ट हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ये सर्विसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए, जो कि हमने शायद डेवलपमेंट चैप्टर, जो चैप्टर 1 है क्लास 10th इकोनॉमिक्स का, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में समझा था। दीज कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विसेज। अब ये बेसिक सर्विसेज कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, निजी ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। इन द डेवलपिंग कंट्रीज़ द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज। डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है सरकार को। सबसे पहला रीज़न तो ये होगा कि टर्शरी सेक्टर इतना डोमिनेशन में क्यों आया, कि टर्शरी सेक्टर में इतनी प्रोडक्शन क्यों हुई, इतनी ज़्यादा क्यों देखने को मिली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो पहला रीज़न था कि बेसिक जो सर्विसेज रहती हैं जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशनल, बैंक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या ट्रांसपोर्टेशन या कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज एंड सो ऑन, ये सब की बेसिक ज़रूरतें होती हैं। तो इन पे गवर्नमेंट को काम करना ज़रूरी था। तो ये एक रीज़न हो गया। फिर बात करते हैं सेकंड रीज़न की। सेकंड रीज़न कहता है, ये फर्स्ट था, सेकंड रीज़न है द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हुआ, फिर सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हुआ, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने देखा था ना कि टर्शरी सेक्टर जो है वो दोनों सेक्टर्स को हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है। तो अगर दोनों सेक्टर्स ग्रो कर रहे थे, अल्टीमेटली इम्पैक्ट किस पे पड़ा? टर्शरी सेक्टर पे। टर्शरी सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ा, टर्शरी सेक्टर्स भी जो है ग्रो होना शुरू हो गया। ट्रांसपोर्टेशन, टर्शरी सेक्टर में किस तरीके से दोनों सेक्टर्स को हेल्प करी? ट्रांसपोर्ट करने में, ट्रेड करने में, स्टोर करने में, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब टर्शरी सेक्टर जो है वो किस तरीके से फैसिलिटेट करेगा प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को? एक तो ट्रांसपोर्टेशन में, जो गुड्स हैं एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। फिर ट्रेड, इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट हो गया या इधर से उधर जब हम ट्रेड करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं टर्शरी सेक्टर हेल्प करता है। फिर स्टोर करना, प्राइमरी सेक्टर में भी हम गुड्स को स्टोर करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में भी जब हम गुड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं उनको भी स्टोरेज की ज़रूरत होती है। तो वो फैसिलिटी कहाँ से प्रोवाइड होती है? टर्शरी सेक्टर से प्रोवाइड होती है। ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर मोर वुड बी द डिमांड फॉर सच सर्विसेज। जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होगा वैसे वैसे हमारी डिमांड बढ़ जाएगी टर्शरी सेक्टर की, यानी सर्विसेज की। ये हमने 2 पॉइंट्स देख लिया। तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इज एज इनकम लेवल राइजेज। जैसे जैसे लोगों की इनकम लेवल राइज होगा तो हमारी जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी। डिमांड जैसे सर्विसेज में, जैसे हम बाहर खाना खाने ज़्यादा निकलेंगे, टूरिज़्म, इधर उधर अच्छी जगहों को विज़िट करना हमने शुरू कर देना, टूरिज़्म बढ़ जाएगा। शॉपिंग ज़्यादा करेंगे, पॉकेट में पैसा ज़्यादा है तो हमारी जो डिमांड्स है शॉपिंग को लेके वो भी बढ़ जाएगी, हम ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, हम प्राइवेट स्कूल्स में जाना शुरू कर देंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स करना शुरू कर देंगे एंड सो ऑन। यानी हमारी अगर डिमांड, पॉकेट में पैसा, इनकम बढ़ेगी तो हमारे खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे। यू कैन सी दिस चेंज क्वाइट शार्पली इन सिटीज़ एंड स्पेशली इन बिग सिटीज़। ये हम ज़्यादातर शार्प सिटीज़ में या जो कि हमारी बिग सिटीज़ हैं उनमें देखने को बहुत ज़्यादा मिल जाता है। फिर हमारा चौथा पॉइंट है, ओवर द पास्ट डिकेड्स, पिछले कुछ डिकेड्स में सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब
हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इन्फॉर्मेशन, आईटी टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट बन चुके हैं। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज़ बिन रैपिडली राइजिंग। चैप्टर 4 में हम ये सब पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ कि कौन सी न्यू सर्विसेज हैं एंड इसके पीछे रीज़न क्या है एक्सपेंशन का। हाउएवर यू मस्ट रिमेंबर दैट नॉट ऑल ऑफ द सर्विस सेक्टर इज़ ग्रोइंग equally well. Service sector in India employs many different kinds of people. At one end, there are limited number of services that employ highly skilled and educated workers. ज़रूर सर्विस सेक्टर जो है वो ऑलरेडी बहुत वास्ट और ब्रॉड सेक्टर है और बहुत तेज़ी से डेवलप भी हो रहा है ये सेक्टर, लेकिन इक्वली डेवलप नहीं हो रहा। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो कि डेवलप नहीं हो रही उतने पेस में जितनी दूसरी सर्विस सेक्टर्स में सर्विसेज ग्रो हो रही हैं। एट द अदर एंड देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन सर्विस सेक्टर सच एज स्मॉल शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन। अब इनकी ग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं हो रही है। दीज पीपल बेयरली मैनेज टू अर्न लिविंग एंड येट दे परफॉर्म दीज सर्विसेज बिकॉज नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़। अब कहा था ना कि सर्विस सेक्टर इक्वली ग्रो नहीं कर पा रहा। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो एकदम से इंक्रीज़ हो रही है, जैसे हम टेक्नोलॉजी सर्विसेज की बात करते हैं, आईटी या कम्युनिकेशन सर्विसेज की बात कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। एजुकेशनल सर्विसेज भी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही हैं फ़िलहाल। लेकिन जब हम बात करते हैं एक शॉपकीपर की या रिपेयर पर्सन की या ट्रांसपोर्ट पर्सन की, तो इनकी ग्रोथ इतनी तेज़ी से नहीं हो रही। These people barely manage to earn their living, क्योंकि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, इनके पास यही काम अवेलेबल है। Hence, only a part of this sector is growing in importance. You shall read more about this in next section. I hope हमने जितना पढ़ा अभी तक समझ में आ गया होगा। Where are most of the people employed? अब ये हम अगली क्लास में देखेंगे कि ज़्यादातर कौन से सेक्टर में लोग एम्प्लॉयड हैं। एम्प्लॉयमेंट कहाँ सबसे ज़्यादा है, प्राइमरी सेक्टर में या सेकेंडरी सेक्टर में या टर्शरी सेक्टर में। अभी हमने सिर्फ प्रोडक्शन की बात करी है, अभी एम्प्लॉयमेंट की बात हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।